तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपको याद होगा, इसी साल की 31 जुलाई का दिन जब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के एक जवान ने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट की गाड़ी में, जब वो मुंबई में एंटर करती है तो उसके एक डिब्बे में अंधाधुंध गोलियां चलाकर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से एक उसका अपना ही सीनियर ऑफिसर था और 3 एक मिनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्य थे। तीनों मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। बहुत हो हल्ला मचा था देश में कि कैसे एक आदमी वर्दी में है जिसका काम पैसेंजर्स की रक्षा करने की है, वही रक्षक अपने साथ ट्रैवल करने वाले 3 लोगों की, पैसेंजर्स की मौत का कारण बनता है और उसी में अपने ही एक सीनियर को भी गोली मार देता। अब उसकी इंक्वायरी चल रही है, नौकरी से डिसमिस हो चुका है और उसके खिलाफ जो कार्रवाई वो बताएंगे। इसको बहुत बड़े एक हेट क्राइम के साथ जोड़ के देखा गया। भले ही नेशनल मीडिया ने इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हादसा ऐसा था जो नहीं छुपाया जा सका। सच्चाई सबके सामने आई। ये कहा जाने लगा कि वो गोलियां चलाने वाला सरकारी मुलाजिम, पुलिस की वर्दी में एक जिम्मेदार इंसान मेंटली, मानसिक तौर पे दुखी था। शायद उसी परेशानी के चलते उसने ये काम किया। लेकिन बाद में जब पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि उसने ये कारनामा पूरे होशो हवास में किया था। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए उसको नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। उसी किस्म का एक और हादसा आज से 15 दिन पहले मुंबई के पास के इलाके में हुआ, जहां फिर एक बार एक पुलिस वाले ने एक मोटरसाइकिल पे जा रहे 2 लोगों को घेरा, 6 गोलियां चलाई अपने सर्विस रिवॉल्वर से, पिस्टल से, और उनमें से एक की मौत हो जाती है और दूसरा आदमी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। उसका इलाज अभी भी चल रहा है। और ये दोनों युवक, ये भी मिनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि पुलिस वाले ऐसे लोगों को मार देते हैं? क्या कारण क्या होता है? आपको वो हिस्ट्री बताते हैं जिसके ऊपर नेशनल मीडिया ने खबर तक नहीं चलाई। कुछ कारण हो सकते हैं। ऐसी खबरें चलाने से कई बार माहौल खराब भी हो जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लैंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन एक पुलिस वाला, एक जिम्मेदार ऑफिसर, वो इस किस्म की हरकत कैसे कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब बताते हैं ये हादसा है क्या। दोस्तों, ये बात आज से तकरीबन 15 दिन पहले की है, लेकिन इक्का दुक्का खबरें जो लोकल अखबारों में छपी, बड़े अखबारों में छपी, लेकिन उनके लोकल एडिशन में छपी ताकि उसका चर्चा नहीं हो, छुपाने की कोशिश की गई। हम बताते हैं यह हादसा 13 अक्टूबर का है, आज से 15-16 दिन पहले का। 2 कज़न भाई, बसेरे भाई या चाचा ताया के बेटे, वो उन खबरों में नहीं था, लेकिन 2 कज़न्स रिश्ते में भाई लगते। एक का नाम है आज़िम सैयद, इसकी उम्र है 30 साल का लड़का, और उसका कज़न फिरोज शेख, ये 27 ईयर का है।
दो यंग लड़के अपने मोटरसाइकिल पे थाना से मालेगांव जा रहे थे, जो नासिक को रोड जाती है, उसी रोड से आगे जाके मालेगांव आ जाता है। तो थाना से अगर निकलो तो ये जो हाईवे, मेन हाईवे, उस पे नहीं जा रहे थे, एक अंदर से थाने की दूसरी तरफ रहते थे, तो अंदर की छोटी सड़कें भी हैं, वो आगे जाके हाईवे पे मिल जाती हैं। परगा करके एक जगह आती है और परगा से मेन हाईवे मिल जाता है, जो इनको सीधा कसारा घाट क्रॉस करवा के नासिक के बाहर बाईपास से मालेगांव ले जाता है। तो उस रास्ते पे ये दोनों नौजवान अपने एक मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। अचानक रास्ते में उस छोटी सड़क पे एक और मोटरसाइकिल सवार इनको मिलता है, जिसने अपना मुंह ढका होता है। वो इन लड़कों से परगा का एड्रेस पूछता है कि मुझे परगा जाना है। परगा एक मुस्लिम डोमिनेटेड गांव है उस इलाके का, बहुत फेमस भी है, इनफेमस भी है। मुंबई में जो ट्रेन और बसों में ब्लास्ट हुए थे, उसके बहुतेरे आरोपी जो थे वो इसी गांव के थे। एक वहाँ की एक कहावत है कि उस गांव में उतने मेहमान नहीं आते पूरे गांव में, जितनी बार उस गांव में पुलिस वाले आते। तो इतने सारे ब्लास्ट के तार जो थे वो उस गांव से जुड़े हुए थे, और बहुत सालों तक लगातार पुलिस वाले वहाँ चक्कर काटते रहे, कभी एक को पकड़ा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो बहुत सारे लोग वहाँ से पकड़े गए थे, डॉक्टर, उनमें से एक डॉक्टर भी था, मुझे याद आ रहा है पुरानी बातें। तो परगा गांव जो है बहुत इस तरह से खबरों में, सुर्खियों में, कस्बा है, अभी तो गांव नहीं है, कस्बा है। तो हाईवे से थोड़ा सा हट के, तो उस रास्ते पे इन लोगों ने आते परगा का रास्ता पूछ लिया इस नकाबपोश आदमी ने, और इन लोगों ने कहा कि हम उधर ही जा रहे हैं, जो मालेगांव जा रहे थे। परगा से इन्होंने हाईवे पकड़ना था। उसको बोला कि आप हमारे पीछे पीछे आ जाओ, रास्ता समझाएंगे, शायद रास्ते के गांव से आपने कोई उल्टा सीधा टर्न ले लिया तो भूल जाओगे, तो हमारे पीछे आ जाओ, आपको परगा हम पहुंचा देंगे, उसके आगे हमने जाना। तो वो मोटरसाइकिल वाला उनके पीछे पीछे चल पड़ता है, जिसने अपना मुंह ढका होता। तकरीबन 12 मील तक वो उनके पीछे जाता है। उसके बाद उनको आवाज़ दे के बोलता है, 1 मिनट रुकिए, मैंने आपसे कुछ बात करनी। और वो शख्स अपने मोटरसाइकिल से उतरता है, इनके पास आता है और उनको पूछता है, आपका नाम क्या है? ये दोनों लड़के अपना नाम बता देते हैं, आज़म और फिरोज, आज़म सैयद और फिरोज शेख। इतना सुनने के बाद वो अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है और दोनों के ऊपर गोलियां चलानियां शुरू कर देता है। आज़म सैयद को 3 गोलियां लगती हैं, 2 पेट में, एक उसकी टांग में। वो गिर जाता है खून से भरा। और एक गोली जो है उसके कज़न जो पीछे बैठा था फिरोज शेख को लगती है उसकी गर्दन में। और उसके बाद वहाँ से 2 गोलियां और चलाता है, जो दोनों को नहीं लगती हैं, लेकिन 6 गोलियों के खोल वहाँ से मिलते हैं पुलिस को बाद में, और वो वहाँ से अपना मोटरसाइकिल लेके फरार हो जाता है। अब वो इलाके में काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, आते जाते लोग इकट्ठे हो गए, पहचान लिया कुछ लोगों ने इनको, बातचीत नाम सुन के। तो अपनी गाड़ी में वो लोग इनको उठा के परगा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल वहाँ भी है। तो उस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स कहते हैं कि इनके से एक की हालत काफ़ी सीरियस है। तब तक पुलिस की फोर्स भी वहाँ पे आ जाती है, डीसीपी ढोले आ जाते हैं वहाँ पे, और इनको लेके हॉस्पिटल से दोनों को एम्बुलेंस में डाल के मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल, वहाँ पे ले आते हैं। वो कोई ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, वहाँ से आधे घंटे 35-40 मिनट में
आप एम्बुलेंस जो है वो स्पीड से हॉस्पिटल पहुंच सकते। तो इन दोनों नौजवानों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां 3 दिन के इलाज के बाद आज़म सैयद की मौत हो जाती है 18 तारीख को, 19 तारीख को। और दूसरा शख्स अभी तक हॉस्पिटल में है, उसके गले में गोली लगी थी, ऑपरेशन के बाद उसका इलाज चल रहा है। इलाके में बहुत हो हल्ला हुआ, मुजाहरे हुए, डेपुटेशन गए, पुलिस वालों को मिले, तो पता चला कि गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं था, वो मुंबई पुलिस का एक QRT स्पेशल फोर्स है, क्विक रिस्पांस टीम, जिसका जो ट्रेनिंग सेंटर और हेडक्वार्टर जो है वो गोरेगांव, जो पुलिस SRP का कंपाउंड है, SRP हेडक्वार्टर गोरेगांव हाईवे के ऊपर है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। वहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है पुलिस का। SRP के जवान वहाँ रहते हैं, कुछ अफसरों के लिए बंगले बने हैं, एक फायरिंग रेंज भी है वहाँ के पुलिस की, जहाँ उनको गोलियाँ चलाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और उसके साथ ही एक पहाड़ी कम जंगलात इलाके जैसा बहुत बड़ा एरिया QRT को दिया हुआ है, क्विक रिस्पांस टीम। ये बड़ी अहम एक फोर्स है मुंबई पुलिस की, जिसके सबके सब मुलाजिम हथियारबंद होते हैं। कहीं कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई राइट्स हो जाए, कोई गड़बड़ हो, तो सबसे पहले क्विक रिस्पांस टीम वहाँ पे पहुँचती। सदानंद दाते जो 2008 के मुंबई अटैक में जख्मी हुए थे, वो इसी टीम के एक समय करता धरता थे। बाद में सुखविंदर सिंह उसके चीफ रहे बहुत देर, आजकल वो एडिशनल DGP बन गए हैं। तो ये उस QRT फोर्स का छोटा सा इतिहास है। उस QRT में ये आदमी हथियारबंद सिपाही था, जिसका नाम है सूरज ढोकरे। बेसिकली महाराष्ट्रियन है, महाराष्ट्र पुलिस का मुलाजिम था, बाद में मुंबई पुलिस का, बाद में इसको QRT में भेजा गया। ये बहुत ट्रेन कमांडो होते हैं, और QRT की जो ट्रेनिंग है वो NSG के पैटर्न पे होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पैटर्न पे। बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती, 8-10 घंटे इनको ट्रेनिंग में ही रखा जाता है। मैंने देखा है इनका वो ट्रेनिंग सेंटर, 3-4 मैन के कैंप वहाँ पे देखने गया हूँ, और बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और बड़े फिजिकली फिट कमांडोज, बहुत अच्छी फोर्स है। लेकिन ये ढोकरे उस फोर्स में काम करते हुए कैसे थाना पहुंचा, कैसे उस रोड पे गया, कैसे उनका पीछा किया, क्यों मारा, ये किसी को समझ में नहीं आया। अगर उसकी पहचान होती है, उसको पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद उसका कोई बयान पुलिस नहीं देती। एक और बयान आता है कि ये सूरज ढोकरे जो है ये डेप्ट रिडन है, इसके सर पे कर्जा बहुत है, तकरीबन 40 लाख का कर्जा इसने अलग-अलग सोर्सेस से लिया हुआ है, और वो कर्जा वापस करने की हैसियत में नहीं था, इसलिए परेशान हो गया तो लूट मार शुरू कर दी, ये पुलिस का कहना। और उसी चक्कर में 2 इलाके वहाँ पे हैं जहाँ कुछ दिन पहले इसी तरह ट्रैवल करते हुए लोगों की गाड़ियाँ रोक के उनसे लूटपाट की गई थी। वो इलाके थे अंबाड़ी और भिवंडी, ये दोनों थाना के साथ लगते हैं। वहाँ पे 2 वारदात हुई, और पुलिस को शक हुआ कि ये 2 वारदात जो रिपोर्ट हुई थी उसमें कोई पकड़ा नहीं गया था, लेकिन इसी तरह बाइक पे जाते नौजवानों को घेरा गया था और उनसे कुछ सामान लूटा गया था। तो हो सकता है कि ये सूरज ढोकरे ने उसी तरह एक और ये डकैती, चोरी चकारी जो भी है, लूट मार करने की कोशिश की, और उसमें गोली चली और एक आदमी मर गया, किंजड़ हो गए। अब इस बात
लोगों को हजम नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि जिसके ऊपर 40 लाख का कर्जा है वो इस तरह से मोटरसाइकिल पे जाते लोगों को लूट पे कितने पैसे बटोर सकता। और इन दोनों लड़कों के घर वालों ने कहा कि इनके पास कैश भी था, जो इनकी जेबों में था, अच्छा खासा कैश था, और इनके पास बड़े कॉस्टली मोबाइल फ़ोन थे, महंगे मोबाइल फ़ोन, आईफोन, 1-1 लाख 1.5 लाख का फ़ोन, और उनके बदन पे कुछ गहने भी थे, जैसे सोने की रिंग होती है, गले में चेन होती है, ब्रेसलेट होता है। इस शख्स ने कुछ नहीं लूटा उनसे, इस पुलिस वाले ने, चोरी डोकरे। अगर उसको पैसे की ज़रूरत होती तो गन उसके पास थी, वो दिखा के, डरा के, धमका के उनको लूट सकता था। सामान गोली मारने की ज़रूरत क्या थी। और घर वालों का ये अंजाम, जो आदमी इंजर्ड हुआ, उसने जो बयान दिया शेख ने, उसने कहा कि हमें नाम पूछा और गोलियां चला दी। तो ये एंगल जो है, इसको पुलिस वाले भले अंदर खाते इसकी तहकीकात करते होंगे, लेकिन पब्लिकली नहीं माना पुलिस ने कि ये कोई उसी किस्म की घटना है जैसी 31 जुलाई को हुई थी, जिसमें रेलवे के एक पुलिस कर्मचारी चेतन सिंह, उसने गोलियां चला के 4 लोगों को मार दिया। तो ये घटना को भी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन लोकल प्रेशर बहुत था, आदमी को अरेस्ट किया गया। और उसके साथ ये सवाल खड़े हुए कि 40 लाख का कर्जा था, तो सड़क के ऊपर लूटमाट करके कितने साल उसको लग जाते थे 40 लाख इकट्ठा करने में, और लूटा तो उसने कुछ भी नहीं इनसे। नहीं लूटा तो गोली क्यों मारी, कारण क्या था। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो आदमी पुलिस की कस्टडी में है। और इसके साथ साथ जो पहला केस था, उसकी याद ताज़ा होती है, तो हमने उसकी तहकीकात करना शुरू किया कि 31 जुलाई के बाद उस केस में क्या हुआ। तो पता चला कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कांस्टेबल चेतन सिंह जो है, उसकी पिछले दिनी, थोड़े दिन पहले, सीआरपी के सेक्शन 164 के नीचे मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई। ये चेतन सिंह डिसमिस होने के बाद और केस में अरेस्ट होने के बाद आजकल जो मुंबई के पास थाना शहर है, उसकी जेल में, सेंट्रल जेल थाने में जुडिशल रिमांड पे बंद है। वहाँ पे जेल में मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं और इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं अंडर सेक्शन 164। और उसके साथ कोर्ट के अंदर 2 और लोगों की स्टेटमेंट भी दर्ज होती है, जिनमें एक आदमी जो है वो इनका एक साथी, जो उस समय उसी गाड़ी में जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था, जिसकी भी ड्यूटी साथ में लगी हुई थी इसके साथ, उसका बयान दर्ज हुआ। उसका नाम है अमेय आचार्य। और अमेय आचार्य ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जब ये कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा था ट्रेन में आते हुए मुंबई पहुंचने के थोड़े किलोमीटर पहले, तो हमारे इंचार्ज टीकाराम मीना, उन्होंने मुझे कहा कि इसको पूछो, इसको कुछ तबीयत ठीक है, इसकी कुछ परेशान लगता है। तो चेतन सिंह कहता है कि मैं ठीक नहीं फील कर रहा। तो उसके लिए इसकी जो वेपन थी, ऑटोमेटिक वेपन, वो इससे ले ली गई, उस पर सेफ्टी लॉक लगाया गया और वो अमेय आचार्य को सौंप दी गई। और इसको कहा गया कि अगले स्टेशन पे आप उतर सकते हो और अपना इलाज करवा लो, तो हम, ट्रेन तो जा रही है, हमारी तो ड्यूटी है, हमें आगे जाना है। लेकिन जब इसको लगा कि मेरे हाथ से बंदूक जा रही है और मैं तो ट्रेन छोड़ दूंगा, तो इसकी कुछ गर्मा गर्मी अपने असिस्टेंट जो ASI
टीकाराम मीणा थे उनके साथ हो जाती। चंद मिनट आराम करने के बाद यह भी नॉर्मल नजर आता है। चेतन सिंह, कांस्टेबल चेतन सिंह, वो कहते मैं ठीक ठाक हूँ, कोई बात नहीं, मैं ड्यूटी करता हूँ, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो उसकी गन फिर भी उसको देने से ये लोग क्वेश्चनिंग करते हैं कि तुम्हारी गन नहीं दी जाए, तुम ड्यूटी करो, लेकिन वो बहुत जिद करके गन वापस ले लेता। और गन लेते ही सबसे पहले वो सेफ्टी लॉक जो गन का होता है उसको ओपन करता है और उसके बाद सीधी गोली चला देता है अपने बॉस के ऊपर, टीकाराम मीणा के ऊपर। और उसी डब्बे में एसी कोच का एक रिलीवर आदमी जो अटेंडेंट था एसी कोच का, जो जिसने रात भर ट्रैवल काम किया था, सुबह इसकी ड्यूटी ऑफ हुई थी, वो इसी कॉमन कंपार्टमेंट में सोया हुआ आराम कर रहा था और उसकी जगह पे दूसरा आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो गोलियां चली जब धाड़ धाड़ तो उसकी जाग खुल जाती है, नींद खुल जाती है और वो देखता है कि चेतन सिंह के हाथ में गन है और वो सामने टीकाराम मीणा मृत पे है और खून चल रहा है। तो वो साक्षात अपने एसी रूम में जाके बाकी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ऐसे उस डब्बे में गोलियां चल गई। और उसके बाद जब वो लोग वापस आते हैं तो अपने साथियों को लेके आता है तो देखता है कि 3 लोग और मरे पड़े हैं गाड़ी के अंदर और खून खराबा बहुत हो गया। वो कहानी आप सबको मालूम है, आपने सुनी, आपने टीवी पे भी थोड़ी बहुत देखी होगी, लेकिन ये सीन क्योंकि हम बंदिशों की वजह से दिखा नहीं सकते इसलिए वो जो लाशों का मंजर था वो नहीं दिखाया गया। हमने भी एक रिपोर्ट बनाई थी, आपको याद होगा। तो इन लोगों की ये स्टेटमेंट दर्ज हुई उस एसी कोच के वर्कर की और अमय आचार्य की। अमय आचार्य ने भी अपनी स्टेटमेंट में वही बताया जो उसने देखा, पूरा वृत्तांत जो मैंने आपको सुनाया। अब वो सारे बयानात जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। वो तस्वीरें जो उस समय हादसा हुआ था वो नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि खून खराबा यूट्यूब दिखाना अलाउ नहीं करता, लेकिन चेतन सिंह की तस्वीर हम आपको जरूर दिखा सकते हैं और टीकाराम मीणा की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और उसके साथ ही ये जो एक युवक जो एक क्विक रिस्पांस टीम के सिपाही ने मार दिया, उसके परिवार का आगे क्या हाल होगा। उसके बूढ़े माँ बाप, 2 भाई हैं जो उससे छोटे हैं, उसकी पत्नी है और एक 3 साल की बेटी है। उनके लिए तो उनका जीवन काफ़ी खराब हुआ। आगे कैसे फैमिली सेट करेंगे, कमाई का साधन क्या होगा और क्या कारण था कि उनका नाम सुनते ही उनको गोलियां मार दी गई। ये एक सोचने की और इंक्वायरी का विषय है जिसके ऊपर पुलिस काम कर रही है। और आने वाले दिनों में आपको इस पूरी जो आगे डेवलपमेंट होती है उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।